Thermochemistry. This is today's lecture and we will explain this chapter completely. What is thermochemistry, where it is used, why it is studied, etc. So first of all, the term therm means heat. So this is heat's chemistry. सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हो कि ये हीट की केमिस्ट्री है. तो प्रॉपर डेफिनेशन इसका ये होगा कि स्टडी ऑफ हीट चेंज एंड इट्स मेजरमेंट during chemical reactions. तो इसको कहा जाएगा थर्मोकेमिस्ट्री. स्टडी ऑफ हीट चेंज एंड इट्स मेजरमेंट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन. मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं और हर केमिकल रिएक्शन में ज़रूर एक हीट चेंज आएगा. तो ये जब हम पढ़ेंगे तो ये कहलाएगा थर्मोकेमिस्ट्री. अब हम हीट चेंज कैसे स्टडी कर सकते हैं और ये एक केमिकल रिएक्शन में क्यों होता है. तो एक्सप्लेनेशन में अगर हम देखेंगे, जब भी एक रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट्स प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स. जो रिएक्टेंट्स होते हैं इनमें होती है बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड फिशन और प्रोडक्ट्स में हो जाती है बॉन्ड फॉर्मेशन. तो साथ में याद रखें कि बॉन्ड ब्रेकिंग इज ऑलवेज एंडोथर्मिक. एंडोथर्मिक यानी हीट इज एब्जॉर्ब्ड. हीट इज एब्जॉर्ब्ड जब भी बॉन्ड ब्रेकिंग होगी. और बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक यानी हीट इज रिलीज्ड. तो अब ओवरऑल ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा या ओवरऑल ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा तो डिपेंड करेगा इन दो हीट्स पे कि रिएक्टेंट्स में जो हीट एब्जॉर्ब हुआ है और प्रोडक्ट्स में जो हीट रिलीज्ड हुआ है. इन दोनों का जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अब ये रिएक्शन ओवरऑल एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा. तो अगर हम ओवरऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ये होगा कि जो रिएक्टेंट में बॉन्ड तोड़ने के लिए हीट जज़ब जो हुआ, हीट एब्जॉर्ब्ड is less than heat released. तो इस वजह से ज़्यादा हीट रिलीज़ हो जाएगा और कम हीट एब्जॉर्ब हो जाएगा. तो ओवरऑल रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक. और इसके बरक्स एंडोथर्मिक रिएक्शन
अब एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो हीट एब्जॉर्ब्ड है, हीट एब्जॉर्ब्ड will be greater than heat released. तो ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा एंडोथर्मिक। तो जब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो जो रिएक्शन कंटेनर है या रिएक्शन चैम्बर है, तो ये क्या होगा, फील्स हॉट, यानी वो कंटेनर या वो सराउंडिंग वो गर्म हो जाएगा। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में इसके बरक्स ये होगा कि जो कंटेनर या जहाँ पे हम ये रिएक्शन कर रहे हैं तो वो उसका सराउंडिंग फील्स कोल्ड। अपने हाथ में वो बीकर पकड़ा हुआ है, तो हाथ में बीकर पकड़ा है, उसमें अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो आपका हाथ जो है वो ठंडा हो जाएगा, क्योंकि आपके हाथ से वो टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर रहा है। और इसी तरह से अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है तो आपके हाथ में जो बीकर पकड़ा है या टेस्ट ट्यूब पकड़ा है तो वो गर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो रिएक्शन हीट रिलीज कर रहा है जो आपके हाथ को गर्म कर रहा है और आप अपने हाथ पे हॉटनेस महसूस कर रहे हो। तो इस तरह से जो भी रिएक्शन होगा या तो एंडोथर्मिक होगा या तो एक्सोथर्मिक होगा, इन दोनों में से एक ज़रूर होगा। अब कुछ ऐसे हों, ऐसे एक्सोथर्मिक होंगे कि वो हम अपने हाथों से फील नहीं कर सकते, लेकिन उस हीट के मेजरमेंट के लिए जो हम डिवाइस इस्तेमाल करेंगे वो हमें ज़रूर टेम्परेचर चेंज बताएगा। तो चाहे उसमें टेम्परेचर चेंज कम आ जाए, टेम्परेचर चेंज ज़्यादा आ जाए, एंडोथर्मिक हो एक्सोथर्मिक हो, तो हमें वो डिवाइस मेजर करके देगा कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, लेकिन हीट चेंज उसमें ज़रूर वाक़या होगा। अब हम ये थोड़ा सा अपना आइडिया लेते हैं कि एक रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, उसमें हीट जो है वो रिलीज़ हो रहा है, तो वो क्यों रिलीज़ हो रहा है, क्या वजह हुआ। तो उसमें आप ये देखो कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो बॉन्ड है जो रिएक्टेंट में टूट रहे हैं, यहाँ पे मैं ऊपर हेडिंग दे जाऊंगा कि रिएक्टेंट्स, और यहाँ पे हेडिंग दे जाते हैं कि प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स में जो बॉन्ड टूट रहे हैं दे आर वीक बॉन्ड्स, वीक बॉन्ड्स ब्रेकिंग हो रही है। तो वीक बॉन्ड तोड़ने में कम एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और प्रोडक्ट में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स फॉर्मेशन हो रही है, और जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा। तो इस वजह से ओवरऑल एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो ओवरऑल एनर्जी या हीट इज रिलीज्ड, और हम उस हीट या एनर्जी को नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव डेल्टा एच, यानी एंथैल्पी या हीट। ये कब, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल अभी से थोड़ा सा ये आइडिया लेते हैं कि हम वीक बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को समझ सकें। तो वीक बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की समझ के लिए कार्बन है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है
तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और यहाँ पे -393 डेल्टा H इज इक्वल टू -393.5 किलो जूल पर मोल। आगे समझते हैं किलो जूल पर मोल, जो यूनिट्स हैं इधर जस्ट आइडिया यहाँ का ले ले। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो रिएक्टेंट्स हैं उनमें वीक बॉन्ड्स, नॉन पोलर बॉन्ड्स जो होते हैं वो वीक होते हैं। दीज आर नॉन पोलर रिएक्टेंट्स। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बजाते खुद नॉन पोलर है, लेकिन इसमें जो बॉन्ड बने हैं तो वो पोलर बॉन्ड बन गए हैं। दिस इज ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव। तो इसमें पोलर बॉन्ड्स मौजूद हैं। इट हैज पोलर बॉन्ड्स। डिफरेंट एटम में जो बॉन्ड बनेगा तो वो पोलर बॉन्ड होगा। तो नॉन पोलर बॉन्ड वीक होते हैं और पोलर बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट में वीक बॉन्ड टूटे, कम एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, और प्रोडक्ट में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज्ड हो गई। तो इस वजह से ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो यही कंसेप्ट आप कहीं और किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे अप्लाई कर सकते हो। और भी कई एग्जाम्पल हैं, आगे इसी चैप्टर में हमें डिटेल से समझने को मिलेंगी। जस्ट यहाँ पे ये समझाना था। अब अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की तरफ आएं तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो हीट है वो जज़ब होता है। अब वो क्यों जज़ब होगा, तो उसका रीज़न ये है कि एंडोथर्मिक में जो रिएक्टेंट्स हैं उनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स की ब्रेकिंग होगी। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स ब्रेकिंग हो रही है, तो उनको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। और जो प्रोडक्ट्स हैं तो उनमें वीक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, तो इस वजह से उनमें लेस एनर्जी रिलीज होगी। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और अगर उसी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ोगे तो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अब ये होगा कि हीट इज़, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड, और उसको हम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा H से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो कि नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स नाइट्रोजन ऑक्साइड, और यहाँ पे जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई तो वो है 180 किलो जूल्स पर मोल। डेल्टा H इज इक्वल टू पॉजिटिव 180 किलो जूल्स पर मोल। अब इसमें अगर हम देखें तो जो रिएक्टेंट्स हैं उनमें ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूटे और प्रोडक्ट्स में वीक बॉन्ड बने। अब यहाँ पे देखें, ऊपर हमने नॉन पोलर पोलर की बात की, इधर भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नॉन पोलर हैं, और नाइट्रिक ऑक्साइड में जो बॉन्ड बने हैं दे आर पोलर। लेकिन फिर ये नॉन पोलर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों हुए और पोलर बॉन्ड इस केस में वीक क्यों हुआ? तो वो इसलिए
कि इधर नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड हम तोड़ेंगे, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड हम तोड़ेंगे। तो ट्रिपल बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो इसके टूटने में ज़्यादा हीट जज़ब होगा। और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो उसमें भी ज़्यादा हीट जो है वो जज़ब होगा। लेकिन अब जब ये नाइट्रस ऑक्साइड बना है, तो इसमें नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की शक्ल में। तो ठीक बॉन्ड जो है वो पोलर है, लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ़र्क बहुत कम है। तो इस वजह से जितना चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द टू एटम्स कम होता जाएगा, तो बॉन्ड भी उतना कमज़ोर होता जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड में जो पोलर बॉन्ड बना वो वीक है कंपेयर टू द ट्रिपल बॉन्ड इन नाइट्रोजन एंड डबल बॉन्ड इन ऑक्सीजन। तो इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा हीट जज़ब होगा और NO का बॉन्ड बनने में कम हीट रिलीज होगा। सो दिस ओवरऑल रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक। तो ये था एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में कि उनमें क्यों हीट रिलीज होता है और क्यों हीट एब्जॉर्ब होता है। अच्छा, अब हम आते हैं अबाउट द यूनिट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ हीट। तो यूनिट्स यूज्ड, अब हमें मालूम है कि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं और हम हीट से काम करवा सकते हैं या हीट से काम कर सकते हैं। तो इस वजह से हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी के मेजरमेंट के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होता है ज़्यादातर, दैट इज़ जूल। जूल को हम यूं डिफाइन, तो जूल को अब हम यूं डिफाइन कर सकते हैं। तो जूल is the energy expended when a force of 1 Newton displaces a 1 kilogram of a body by 1 meter is जूल। यानी 1 जूल एनर्जी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बॉडी है 1 किलोग्राम मास रखता है और आप इसको धक्का दे रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो और ये 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करे, ये हुआ इसका 1 मीटर डिस्टेंस। तो पोजीशन ए से पोजीशन बी तक जितना फोर्स 1 न्यूटन फोर्स लगाओगे तो ये कहलाएगा 1 जूल ऑफ एनर्जी। तो यहाँ आपने 1 जूल एनर्जी इस्तेमाल की। और अगर आप इसी को 2 मीटर तक धक्का देके आगे ले जाओगे तो वो हो जाएगा 2 जूल्स ऑफ एनर्जी एंड सो ऑन।
तो 1 किलोग्राम बॉडी को 1 न्यूटन फोर्स से जब 1 मीटर डिस्टेंस तक ले जाओगे तो ये हो जाता है जूल। तो जूल डिनोटेड बाय J इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। ये हुआ इसका यूनिट। न्यूटन यूनिट ऑफ फोर्स एंड मीटर यूनिट ऑफ डिस्टेंस। फिर हमें ये भी पता है कि न्यूटन बसाते खुद क्या होता है। तो न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी फोर्स F is equal to ma. M is mass and a is the acceleration. तो kg is the unit of mass and meter per second square is the unit of acceleration. इसको हम मज़ीद फिर यूं सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि अगर हम न्यूटन का ये यूनिट इधर लगा दें तो हमें मिल जाएगा कि जूल इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दूसरा जो है मीटर ऊपर जो जूल के डेफिनेशन में है। तो ये सॉल्व करके आपको ये मिल जाएगा कि इट इज़ किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जूल का एक यूनिट ये हुआ। सो जूल के लिए आप न्यूटन मीटर एज ए यूनिट इस्तेमाल कर सकते हो या किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम केमिस्ट्री में रिएक्शन में बड़ी मिकदार स्टडी करते हैं, तो इस वजह से जूल को अगर ज़्यादातर स्टडी किया जाएगा तो हम उसको किलो जूल में स्टडी करेंगे, और किलो जूल 1000 जूल्स के बराबर होता है। एक और यूनिट जो यहाँ पे हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वो होगा कैलोरी। कैलोरी ये भी हीट का एक यूनिट है या एनर्जी का एक यूनिट है इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन जो हम इस्तेमाल करते हैं। और कैलोरी को हम यूँ डिफ़ाइन करेंगे कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 gram of water from 14.5 degrees Celsius to 15.5 डिग्री सेल्सियस, वो होगी कैलोरी। यानी सिंपल अल्फाज में हम ये कर सकते हैं कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना हो 1 किलोग्राम पानी 1 ग्राम पानी का 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाना हो तो उसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगा दैट इज़ कैलोरी। और 1 कैलोरी, फिर ये साथ में रिलेशन याद होना चाहिए कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल, या राउंड ऑफ करके ज़्यादातर इसको 4.2 जूल भी आप लिख सकते हो। सो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल्स। तो अब केमिकल रिएक्शंस में
जो ये सारी एनर्जी चेंज होती है, तो उसमें हमारी डेली लाइफ में कई एग्जाम्पल हमें मिलते हैं जिसमें हम इस एनर्जी का इस्तेमाल देख सकते हैं, इस एनर्जी का इस्तेमाल हम खुद कर सकते हैं। तो एनर्जी इन रिएक्शंस तो उसमें burning of wood or coal, large amount of energy is released. तो burning of wood और coal, इसमें एनर्जी रिलीज़ होती है। कितना हीट रिलीज़ होगा वो हम मेजर कर सकते हैं। हमारे इस्तेमाल में कितना आएगा, ज़ाया कितना हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगी। इसी तरह जो फोटोसिंथेसिस है, तो फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक प्रोसेस है, उसमें लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और वहीं लाइट एनर्जी फिर हीट एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कितना हीट उससे रिलीज़ होगा या कितना हीट वहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, तो वो हम समझ सकते हैं। थर्ड, इसी तरह जो बैटरीज़ हैं तो उसमें केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। बैटरीज में chemical energy is converted into electrical energy. इसके अलावा जो फूड हम डाइजेस्ट कर ले जाते हैं तो डाइजेशन के दौरान और रिस्पिरेशन में उससे एनर्जी रिलीज़ होती है। तो रिस्पायरेटरी प्रोसेस। आज फिर इसी तरह इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यानी कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इनटू केमिकल एनर्जी, तो वो कहलाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। तो ये हैं मुख्तलिफ हमारे इर्द गिर्द केमिकल चेंज जिसमें एनर्जी इन्वॉल्व है। वो एनर्जी हमें कितने तरीक़ों से मिलेगी, कितने तरीक़ों से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या स्पॉन्टेनियस चेंज, तो ए चेंज चाहे केमिकल हो फिज़िकल हो, which occurs on its own without external assistance। यानी एक प्रोसेस जो बैरूनी मदद के बग़ैर होता हो, जारी रहता हो, तो वो कहलाता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो कई एग्जाम्पल इसको आप फिज़िकल एग्जाम्पल भी आपको मिलेंगे, केमिकल एग्जाम्पल भी आपको मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लो ऑफ वाटर डाउन हिल्स, पानी जब नीचे बहता है तो खुद ब खुद बहता है। इसी तरह फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट टू कोल्डर बॉडी या सराउंडिंग, तो ये भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये भी
स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो ये भी स्पॉन्टेनियस होता है। इसी तरह अगर आप एक्सपेंशन ऑफ गैस या डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, तो ये भी स्पॉन्टेनियस हैं। अगर हम केमिकल एग्जाम्पल ले लें तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड when reacts with HCl, so you get sodium chloride and water spontaneously without our interruption. इसी तरह burning of methane CH4 plus oxygen gives us carbon dioxide and water, तो ये भी spontaneous process होता है। या अगर हम जिंक मेटल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालें तो इसका कलर ब्लू होता है, एक्वस। धीरे धीरे ये ब्लू कलर ख़त्म होता जाएगा, यानी जिंक सल्फेट बनेगा कलरलेस और कॉपर बनेगा मेटल के फॉर्म में। तो ये सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जो बैरूनी मदद के बग़ैर जारी रहते हैं। दीज आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। फिर हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या प्रोसेसेस भी होते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस, तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में भी हमारे पास कई एग्जाम्पल हैं, लेकिन ये कौन से प्रोसेस होंगे? प्रोसेसेस या चेंज विच कैन नॉट अकर विदाउट एक्सटर्नल असिस्टेंस। इनमें बैरूनी मदद ज़रूर होगा, बैरूनी मदद के बग़ैर ये नहीं हो पाएंगी, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब अगर हम उन ऊपर जो हमने स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस पढ़े उनको उलट कर दें, यानी पंपिंग वाटर अप हिल्स, अब पानी को ऊपर पहुंचाने के लिए खुद नहीं जाएगा, हमने पंप का इस्तेमाल करना होगा जो एनर्जी इस्तेमाल करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, तब जाके पानी जो है वो ऊपर जाएगा। तो ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ। इसी तरह ही फ्रीजिंग hot water in a freezer, तो ख़ुद वो फ्रीज़ नहीं होगा बल्कि हम उसको फ्रीज़ करेंगे, तो ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ। लेकिन यही प्रोसेस अगर हम ठंडे इलाकों में करेंगे तो वहाँ पे वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। इसी तरह ही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं, लेकिन ख़ुद रिएक्ट नहीं करते। अगर करते हैं तो थंडर लाइटनिंग के दौरान वो आपस में रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेते हैं। तो ये भी एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ। अच्छा, तो अब ये हम नहीं कह सकते
कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होंगे और एंडोथर्मिक प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होंगे, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में जो बर्निंग है, मीथेन की बर्निंग वगैरह, बर्निंग इज स्पॉन्टेनियस। लेकिन अब एक एंडोथर्मिक प्रोसेस भी है जो स्पॉन्टेनियस है, मसलन इवापोरेशन। तो इवापोरेशन एंडोथर्मिक है लेकिन खुद ब खुद होता है। तो ये हम नहीं कह सकते कि सारे एक्सोथर्मिक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होंगे और सारे एंडोथर्मिक प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होंगे। नहीं, ये स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस दोनों हो सकते हैं। इस चैप्टर में नेक्स्ट हम छोटे छोटे डेफिनेशन, सिस्टम, सराउंडिंग, स्टेट फंक्शन, स्टेट ऑफ सिस्टम वगैरह, ये अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक हैं। तो बार बार हम एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे, सिस्टम। सिस्टम पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर स्टडी और consideration is system। यानी जिस चीज़ को हम स्पेसिफाई कर जाते हैं कि इसको हम केमिकली या फिजिकली स्टडी करेंगे तो वो कहलाएगा हमारा सिस्टम। और दूसरी चीज़ें वो है सराउंडिंग्स, तो पार्ट्स ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम या अराउंड द सिस्टम इज सराउंडिंग्स। और सिस्टम के अलावा इर्द गिर्द बाकी जितनी भी चीज़ें होंगी तो वो कहलाएंगी सराउंडिंग्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम ये चाइना डिश है और इसमें हम कैल्शियम कार्बोनेट के टुकड़े डाल के ये स्टडी करना चाहते हैं कि व्हाट इज़ हीट इफ़ेक्ट ऑन कैल्शियम कार्बोनेट। तो अब हम हीट को स्टडी नहीं कर रहे, हम चाइना डिश को स्टडी नहीं कर रहे, हम स्टडी कर रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट को। सो कैल्शियम कार्बोनेट विल बी आवर सिस्टम। ये जो है हमारा क्या होगा, सिस्टम। और ये चाइना डिश, हीटिंग सोर्स, लेबॉर्ट्री, इसके इर्द गिर्द एयर वगैरह सब कुछ, ये सारी चीज़ें होंगी सराउंडिंग्स। क्योंकि हमने सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट को स्टडी करना है, चाइना डिश से हमारा काम नहीं है, हीट से हमारा काम नहीं है, तो ये हुआ हमारा सिस्टम, जस्ट कैल्शियम कार्बोनेट। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एक फ्लास्क में, ये हुआ फ्लास्क, और इसमें हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl स्टडी करना चाहते हैं। तो अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl और इससे जो प्रोडक्ट बनेंगे ये हमारा सिस्टम कहलाएगा। बाकी ये फ्लास्क हुआ, इर्द गिर्द का जो भी चीज़ हैं इनके अलावा वो सारी कहलाएंगी सराउंडिंग्स।
अब जो सिस्टम हमने पढ़ा उसके हमें मुख्तलिफ टाइप्स मिल सकते हैं, तो वो टाइप्स इनके ये होंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा एक टेस्ट ट्यूब जिसमें हमने किसी चीज़ को स्टडी करना है, तो ये हमारा सिस्टम कहलाता है ओपन सिस्टम, क्योंकि इस सिस्टम में हम मास ट्रांसफ़र कर सकते हैं। या तो अंदर का जो चीज़ हम स्टडी कर रहे हैं वो बाहर निकल सकता है, या बाहर से कोई चीज़ अंदर आ सकता है। इसी तरह हीट अंदर जा सकता है, हीट बाहर आ सकता है, तो ये कहलाता है ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम में अब ये होगा कि सिस्टम के अमाउंट में कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं आएगा, लेकिन उससे हीट ट्रांसफ़र हो सकता है, बाहर भी हीट जा सकता है, अंदर भी आ सकता है। और क्लोज सिस्टम में ना तो अमाउंट ऑफ सिस्टम में फ़र्क आएगा और ना ही उसमें हीट ट्रांसफ़र होगा, तो वो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा। सो ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो ओपन सिस्टम को हम यूं कह सकते हैं कि ओपन सिस्टम में बोथ मास एंड हीट कैन चेंज, ये हमारा होगा ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम में ओनली हीट कैन चेंज, जबकि मास में कोई चेंज नहीं आएगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हमने ऊपर से उसको क्लोज्ड किया है। आइसोलेटेड सिस्टम में अब क्या होगा कि नीदर मास और हीट नॉर हीट कैन चेंज, कुछ भी उसमें चेंज नहीं होगा, तो वो कहलाएगा आइसोलेटेड सिस्टम। फिर एक टर्म हमें मिलेगा बाउंड्री। तो ये जो बाउंड्री क्या है, एन ए रियल और इमेजिनरी surface which separates system and surroundings। तो अब सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान एक बॉर्डर होगा जो सिस्टम और सराउंडिंग को एक दूसरे से अलग करेगा, तो ये कहलाएगी बाउंड्री। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बीकर में वाटर डालना चाहते हैं, तो ये हुआ बीकर और इसमें हमने वाटर स्टडी करना है। अब जो इसमें वाटर मौजूद है तो ये है सिस्टम, क्योंकि उसी वाटर को हम स्टडी करना चाहते हैं, जबकि ये बीकर बाउंड्री हो गई। क्यों? क्योंकि बीकर ने पानी को बाहर के एटमॉस्फेयर से अलग किया है, और एटमॉस्फेयर बाकी जितनी भी चीज़ें हैं दे आर सराउंडिंग्स। तो इस तरह से इमेजिनरी भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है, जो सिस्टम और सराउंडिंग को आपस में सेपरेट करे। सो दैट इज बाउंड्री।